हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद और आज हम केमिकल कम्बिनेशन के दो लाज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसको केमिस्ट्री में स्टेकोमेट्री में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है और इन्हीं लाज की बुनियाद पर आगे जाकर फिर हम कैलकुलेशंस करते हैं। ये बहुत ही बेसिक लाज है। तो सबसे पहले हम इन दो लाज को डिफ़ाइन करेंगे, फिर इस पर एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम कोशिश करेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। बज़ाहिर ये लाज बहुत सिंपल नज़र आते हैं, लेकिन बाद औक़ात इससे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसको प्राउस लॉ भी कहते हैं, क्योंकि जोसेफ प्राउस ने 1794 में इस लॉ को पेश किया था। इस वजह से इसको प्राउस लॉ भी कहते हैं। बाज़ औक़ात इसको लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे। तो ये सारे जो नाम हैं ये इसको दिए गए हैं इसकी कंपोजिशन की वजह से, क्योंकि कंपोजिशन इसमें डेफिनेट होती है, मखसूस होती है, अनचेंजेबल होती है, या फिर प्राउस लॉ प्राउस के नाम से दी गई है। तो स्टेटमेंट क्या है इस लॉ की? इस लॉ की स्टेटमेंट ये है कि by whatever source a pure chemical compound is obtained, it will always contain the definite proportion, definite composition of the combining elements. For example, हमारे पास पानी है, let's say water. अगर ये वाटर हम कुएं का ले, वेल का, या फिर रिवर का पानी हो, या फिर गटर का पानी हो, नलके का पानी हो, ज़मीन से निकल रहा हो, बारिश की वजह से टपक रहा हो, जहाँ से भी पानी आएगा, तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो दोनों एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं जिसने वाटर बनाया हुआ है, इसकी कंपोजिशन डेफिनेट होगी, कांस्टेंट होगी, अनचेंजेबल होगी। और ये जो कंपोजिशन है इसकी ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर भी वो डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल, हम अगर किसी कंपाउंड को बनाते हैं एक तरीके से, या उसी कंपाउंड को बनाते हैं दूसरे तरीके से या तीसरे तरीके से, मुख्तलिफ मेथड्स सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ their source from which it is obtained, it will always contain a definite proportion, a constant composition by mass. For example, water जो है इसमें अगर हम देखें हाइड्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास वो होता है 2 और ऑक्सीजन का होता है 16। किस चीज़ से बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। सो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया। सो 2:16। या फिर अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो मैं लिख सकता हूं 1:8। या फिर इस तरह भी मैं कर सकता हूं कि वाटर का जो मोलर मास है, टोटल मास वाटर का है 18। सो हाइड्रोजन का इसमें कितने होगा? 2/18 वो हाइड्रोजन का होगा। ऑक्सीजन का कितना होगा? ऑक्सीजन का होगा 16/18। इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 1/9 और ये आ जाएगा 8/9। सो वाटर जहाँ से भी आएगा उसमें ऑक्सीजन की कंपोजिशन जो होगी, ऑक्सीजन की जो बाई मास वो प्रोपोर्शन होगी वो 8/9 होगी। इसी तरह हाइड्रोजन की जो प्रोपोर्शन होगी वो 1/9 होगी। चाहे वो बारिश का पानी हो, चाहे वो कुएं का पानी हो, चाहे वो नलके का पानी हो, जहाँ से भी वो पानी आप ऑब्टेन होगा। सिमिलरली अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन से बना है। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन हो गया 12, ऑक्सीजन 16 × 2 सो 32। इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा 6/2। इसको भी कर ले डिवाइडेड बाई 2, सो ये 16 पेयर डिवाइडेड बाई 2,
सो 3:8, या फिर इस तरह करें कि कार्बन और ऑक्सीजन, सो कार्बन का 12, कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल मास कितना है 44, सो 12 डिवाइडेड बाई 44, और ऑक्सीजन का कितना है 32 डिवाइडेड बाई 44। इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 22, इससे आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 22। फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 3/11, और इससे आ जाएगा 8/11। सो जिस सोर्स से भी, बाई वट एवर सोर्स, a pure chemical compound is obtained, it will always contain a fixed ratio, a constant ratio, a constant proportion of the combining elements by mass. अब इस पर बाज़ औक़ात एक और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह की सिचुएशन आपको आ जाए, आपको इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को वेरीफाई करना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको इस तरह लिखता हूँ कि कार्बन और ऑक्सीजन वो रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे। एक एक्सपेरिमेंट में क्या हो गया, 12 या 6 ग्राम ऑफ कार्बन इज कंप्लीटली combusted to form 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक एक्सपेरिमेंट में इस तरह हुआ। इसी तरह मैं इसके नीचे लिखता हूँ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को बाद में डिस्कस करते हैं, इसी का एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या हो गया, इन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लेट्स से कि 24 gram of carbon is completely combusted to form 88 gram of CO2। वेरीफाई लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को आप इन दोनों एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई करें। बहुत ही सिंपल है, किस तरह हम करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड वो बना रहे हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, कार्बन के 6 ग्राम वो कंबाइन हो रहे हैं और ऑक्सीजन का हमें पता नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड के वो बना रहे हैं 22 ग्राम। सो अगर कार्बन डाइऑक्साइड के 22 ग्राम बन रहे हैं, कार्बन के 6 ग्राम मौजूद है, तो यहाँ से 22 से 6 माइनस करके ऑक्सीजन का वो मास आ जाएगा कि ऑक्सीजन का कितना यूज़ हुआ होगा। सो 22 माइनस 6 ये आ जाएगा 16 ग्राम। सिमिलरली एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आप देखें, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या हुआ है, कार्बन के 24 ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के बन रहे हैं 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के। अब देखिए 24 88 माइनस 24 ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6। सो ऑक्सीजन के आ गए 64 ग्राम। अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को वेरीफाई करना आसान हो गया। किस तरह, कार्बन रेशो ऑक्सीजन, कार्बन रेशो ऑक्सीजन एक्सपेरिमेंट 1 में और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आप निकालें। कार्बन कितना है 6, ऑक्सीजन कितना है 16, 6 रेशो 16। सिमिलरली सेकंड नंबर एक्सपेरिमेंट में कार्बन 24, ऑक्सीजन आ गया 64। इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, सो 3
3:8। इसको आप सिंप्लीफाई करें, डिवाइडेड बाई 2, सो ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 32, इसी तरह ये आ जाएगा 6, 2 पर डिवाइड करते जाए, आसान तरीका है, 16, इसी तरह 2 पर डिवाइड करें, सो ये आ जाएगा 3:8, 3:8 और 3:8। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज वेरीफाइड। कंपोजिशन वो सेम है, 3:8 कार्बन और ऑक्सीजन की। पहले एक्सपेरिमेंट में भी कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद है और दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद है। या इस तरह आप करें कि 6 डिवाइडेड बाई कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है 44, रेशो ले ले किस चीज़ के साथ, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 16 डिवाइडेड बाई 44। इसी तरह ये एक एक्सपेरिमेंट का आ गया आपके पास, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। इसी तरह एक्सपेरिमेंट नंबर 2, सेकंड एक्सपेरिमेंट में आप निकाले, सो आपका होगा कार्बन का 24 डिवाइडेड बाई टोटल मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44 डिवाइडेड बाई, और यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना है 64 डिवाइडेड बाई 44। इसकी आप रेशो निकाले, सो 3:8 वो आपके पास आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी रेशो मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की है 12:32। इसी तरह आप निकाले, ये आ जाएगा 6:16, सो 3:8। इससे भी आता है, इससे भी 3:8 आएगा, इससे भी 3:8 आएगा। आप इसको कैलकुलेट कर ले। इस तरह के क्वेश्चंस वो आपको पेपर में आ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन को हमने डिस्कस किया, इसको मैं मिटाता हूँ। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, सर जॉन डाल्टन ने 1803 में इस लॉ को पेश किया था। और इस लॉ की स्टेटमेंट किस तरह है, इस लॉ की स्टेटमेंट इस तरह है कि जब भी दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और कॉम्बिनेशन के बाद वो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, तो इसमें से एक एलिमेंट का जो मास होगा, फिक्स्ड मास, वो जब दूसरे के साथ कंबाइन होगा तो फिर क्या होगा, इट्स कॉम्बिनेशन विल ऑलवेज बी इन अ रेशियो ऑफ अ फिक्स्ड होल नंबर रेशियो। फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं कि वेन एवर 2 एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर, जब दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। सो दो एलिमेंट्स, वेन एवर 2 एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। अब कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं। सो फिर क्या होगा, द वेट ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। अब इसमें क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। सो एक एलिमेंट का फिक्स्ड मास अगर दूसरे एलिमेंट के साथ वो कंबाइन होगा, सो आर देयर कॉम्बिनेशन विल बी इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। इनकी कॉम्बिनेशन जो है वो स्मॉल नंबर होल नंबर रेशियो उसकी होल नंबर में आएगी। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हमें नज़र आ रहा है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एग्जांपल के थ्रू लेट्स से कार्बन वो बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको देखिए, ये हो गया आपका कार्बन, ये हो गया आपका ऑक्सीजन, और यहाँ पर ये कौन से कंपाउंड बना रहे हैं, मोर देन 1 कंपाउंड ये बना रहे। सो चलो यहाँ पर कार्बन का मास कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना है 16, कौन से कंपाउंड में, कार्बन मोनोऑक्साइड में। सिमिलरली यहाँ पर कार्बन का मास कितना है, कार्बन का है 12, ऑक्सीजन का कितना है 32, क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड।
अब यहाँ पर फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट, एक की आपने फिक्स करनी है ज़रूर. सो फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन कंबाइन विद another element, so their combination are in a ratio of simple whole numbers. simple whole number, for example यहाँ पर आपके पास रेशो है 12:16, यहाँ पर आपके पास रेशो है 12:32, इससे आपके पास आएगा 6 और ये होगा 8, तो ये होगा 3:4. ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6:16, ये आ जाएगा 3:8. तो यहाँ पर कार्बन की वो है 4:8 होल नंबर. या फिर इस तरह आप देखिए, इसका क्या है, इसका है अगर इसको आप 2 पर डिवाइड करें, इसको भी 16 पर डिवाइड करें, इसको भी 16 पर डिवाइड करें, तो इससे आएगा 1 2. इसी तरह चलो एक दूसरे एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करते हैं. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन वाला, हाँ नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं उससे थोड़ा बेहतर तरीके से वो समझ आएगा. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके कुछ कंपाउंड्स वो बना रहे हैं. नाइट्रोजन क्या 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 बना सकता है, फॉर एग्जांपल N2O बना सकता है, इसके अलावा NO बना सकता है, NO2 बना सकता है, N2O3 बना सकता है, सिमिलरली N2O5 बना सकता है. ये हो गए आपके कंपाउंड्स. अब इसमें देखें, यहां पर नाइट्रोजन का मास इसमें कितना है 28, 14 मल्टीप्लाइड बाई 2. ऑक्सीजन का कितना है 16, नाइट्रोजन यहाँ पर 14, ऑक्सीजन का कितना है 16, नाइट्रोजन कितना हो गया 14, ऑक्सीजन 32, नाइट्रोजन कितना हो गया 14 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो 28, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना आता है 48. सिमिलरली नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाइड बाई 5, सो आ जाएगा अराउंड अबाउट 80. 16 मल्टीप्लाइड बाई 30, 80, हाँ 80 आता है. अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमें फिक्स्ड मास नहीं दिया गया. दोनों केसेस में आप देखें तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पर जब भी आप इस तरह की कैलकुलेशंस करते हो तो एक मास को आपने फिक्स करना हो. किस तरह हम फिक्स करेंगे, फॉर एग्जांपल इसको मैं दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ. दोबारा अगर नाइट्रोजन के मास को मैं फिक्स करना चाहता हूँ, नाइट्रोजन का है 28, दूसरे केस में है 16. यहाँ पर नाइट्रोजन के मास को अगर मैं फिक्स करूँगा तो 28 में करूँगा इसको. सो डेफिनेटली अगर ये डबल हो रहा है तो ये भी डबल होगा. सो ये हो जाएगा 28, ये होगा 32, ये 28, सो ये हो जाएगा 32 मल्टीप्लाइड बाई 2 64. इसी तरह ये 28, ये ठीक है, चलो ये ठीक है 48. इसी तरह ये भी 28 है, सो 28 80. नाउ द मास ऑफ वन एलिमेंट इज फिक्स्ड, क्योंकि लॉ ऑफ डेफिनेट मल्टीपल प्रोपोर्शन भी यही कहता है कि व्हेनेवर टू एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, अब ये बहुत सारे कंपाउंड ये बना रहा है, देन द वेट ऑफ वन एलिमेंट विल कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट. सो अगर मैं इस पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को स्टडी करना चाह रहा हूं तो एक के मास को मुझे फिक्स करना है जिस तरह मैंने इसको फिक्स किया. तो फिर क्या होगा, जो दूसरा एलिमेंट है, एक तो फिक्स हो गया, जो दूसरा एलिमेंट है वो किस तरह कंबाइन होगा, इट्स कॉम्बिनेशन, its ratio, its proportion will be in simple whole numbers. यहाँ पर आप देखें, इसे आएगा, सबको आप 16 पर डिवाइड करें जो सबसे स्मॉल है, इससे आएगा 1, इसको 16, 2, इससे आएगा 4, इससे आएगा 3, इससे आएगा 5. आपके पास क्या गए 1 2 3 4 5 सिंपल होल
numbers. So this is all about law of definite proportion and law of multiple proportion. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाज है. इसके अलावा केमिकल कम्बिनेशन के और भी लाज है जिसको हमने डिस्कस किया है. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरे, तो उसको ज़रूर देखिएगा और अपने जो कीमती आरा है, आपकी जो सजेशंस है इन वीडियोस के हवाले से, इन लेक्चर्स के हवाले से, इम्प्रूवमेंट के हवाले से, उससे ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.